दोस्तों किस फंड में इन्वेस्ट करना है, कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड्स चल रहे हैं, किस टाइप के फंड्स में इन्वेस्ट करना है, ये तो आपको हर कोई बता रहा है। लेकिन किस टाइप के फंड से आपको बच के रहना है ताकि आप एक लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाए, ये आपको कोई नहीं बता रहा है। तो इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि वो कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जिनसे आपको बच के रहना है अगर आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात आ जाती है कि अगर आपके म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में रेगुलर प्लान है तो आपको आज ही उनसे एग्जिट कर लेना है। बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम लॉन्ग टर्म के लिए रख लेते हैं इसको। रेगुलर प्लान में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको अभी उसको स्विच करना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट प्लान में आप बेकार में बिना किसी मतलब के 1-1.5% एक्स्ट्रा कॉस्ट पे कर रहे हैं म्यूचुअल फंड हाउस को, जिसमें जो पैसा आपका ब्रोकर लेके जा रहा है और आपको पता भी नहीं है। अब कुछ लोगों का मेरे पास सवाल आता है कि उनको पता नहीं चल पाता है कि वो रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं या डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों जो आपका पोर्टफोलियो है उसमें लिखा होता है, उसमें आपके म्यूचुअल फंड के नाम के साथ ही मेंशन होता है कि ये रेगुलर प्लान है या डायरेक्ट प्लान है। तो आज ही आप उसको चेक करके अगर आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे एग्जिट जरूर कर लें। दूसरी चीज दोस्तों, अगर आप 20-30 ईयर ओल्ड इन्वेस्टर हैं और आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट ना करें, आप सीधा इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करें। हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करके आपको जरूरी नहीं है एक अच्छी वेल्थ क्रिएट हो। हाइब्रिड फंड से इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि आप इक्विटी फंड में खुद इन्वेस्ट करें और जो आपको एलोकेशन अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो में करनी है वो आप डायरेक्ट डेट में इन्वेस्ट करके करें। डेट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं? सबसे पहले आपका सबसे इंपॉर्टेंट पीपीएफ आ जाता है। पीपीएफ में ज़रूर आप इन्वेस्ट करें। पीपीएफ का जो 1.5 लाख रुपए है, अगर आप डेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें आप इन्वेस्ट करें। उसके बाद आ जाता है आरबीआई बॉन्ड। आरबीआई बॉन्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 7.1% के आसपास की अच्छी खासी रिटर्न वो दे रहा है। उसके अलावा भी गवर्नमेंट के काफ़ी सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हाइब्रिड फंड को आप अवॉइड करें। हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करके ऐसा नहीं है कि आपको एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मिल रही है। जब म्यूचुअल फंड गिरेगा, अगर मार्केट में क्रैश भी आ जाता है तो हाइब्रिड फंड्स भी अच्छा खासा करेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि हाइब्रिड फंड्स आजकल करते क्या है, अच्छी रिटर्न कमाने के चक्कर में वो ज़्यादा पैसा इक्विटी में लगाते हैं, रिस्क ज़्यादा लेते हैं ताकि इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हों और आपका जो हाइब्रिड फंड में पैसा लगाने का पर्पस है वो सॉल्व नहीं होता है। तो अगर आप हाइब्रिड फंड में पैसा लगा रहे हैं तो आप आज ही हाइब्रिड फंड से निकल जाएं अगर आपका जो गोल है वो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का है। ऐसे ही दोस्तों डेट फंड के बारे में भी मैं यही बोलूंगा। डेट फंड में भी दोस्तों पैसा लगाने का कोई ऐसा एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है और इतने लो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में तो आपको बिल्कुल रिटर्न्स डेट फंड में नहीं मिलने वाली। अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेने वाले डेट फंड में पैसा लगाएंगे, क्रेडिट रिस्क हो गया, कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गए, ऐसे फंड में पैसा लगाएंगे तो हो सकता है आपको 7-8% की रिटर्न मिल भी जाए। लेकिन इतना सही रिटर्न के लिए अननेसेसरी अपने पूरे पोर्टफोलियो पे रिस्क लेने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आप डेट फंड में, हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन दोनों ही फंड से आप निकल जाएं। अब दोस्तों अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो इसमें भी सर्टेन कैटेगरीज है जिससे आपको बच के रहना है। जैसे कि वैल्यू ओरिएंटेड फंड हो गए, कॉन्ट्रा फंड हो गए। दोस्तों हिस्टोरिकली इन फंड्स ने ऐसा नहीं है कि एक बहुत अच्छी रिटर्न्स आपको जनरेट करके दी हो। आप अपने पोर्टफोलियो में अननेसेसरी ज़्यादा रिस्क डाल रहे हैं अगर आप वैल्यू ओरिएंटेड कॉन्ट्रा जैसे फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई सेक्टोरल फंड है जिसके बारे में आपको नहीं पता, अगर देखिए आपको पता है, थोड़ी नॉलेज, आपको बेसिक नॉलेज है उस फंड के बारे में, तो आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। आपका रिस्क उस रिस्क से अलाइन है तो आपको उसको पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ अगर रिटर्न के लालच में उस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ उस फंड ने रिटर्न काफ़ी अच्छी बना के दी है, तो आपको ऐसे म्यूचुअल फंड से एग्जिट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों होगा क्या, जब वो पर्टिकुलर सेक्टर परफॉर्म नहीं करेगा, आपको तो नॉलेज है नहीं उस सेक्टर की, वो जब परफॉर्म नहीं करेगा तो आपको समझ नहीं आएगा कि क्या आपको उसमें से रिडीम कर लेना चाहिए या बने रहना चाहिए। अब जैसे कुछ सेक्टर्स हैं, कमोडिटी सेक्टर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो गया, ये हर रिटेल इन्वेस्टर को समझ नहीं आते हैं। तो अगर आप इस टाइप के किसी फंड में अटके हुए हैं और आपको इसकी रियली नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप सिर्फ रिटर्न के लालच में ऐसे फंड में इन्वेस्ट ना करें और ऐसे फंड से आप निकल जाएं। और दोस्तों सबसे आखिरी बात आ जाती है कि जो भी आपने पोर्टफोलियो बनाया है, अगर उसमें कोई ऐसा म्यूचुअल फंड आपको दिखता है
जो लॉन्ग टर्म में यानी कि 3-4 साल 5 साल में भी आपके बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा उस फंड में रुक कर वेट करके कि कोई अचानक से चमत्कार होगा और ये फंड चलने लगेगा, उस फंड में इन्वेस्टेड ना रहें। रिडीम करके बहुत सारे अच्छे अच्छे फंड्स हैं, उनमें आप धीरे धीरे अपना पैसा लगा सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं इस वीडियो में 2-3 म्यूचुअल फंड्स आपको दिखाऊंगा जो लॉन्ग टर्म में परफॉर्म भी नहीं कर रहे हैं, उनकी एक्सपेंस रेशोज भी ज़्यादा हैं और उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट भी ज़्यादा है। तो ऐसे फंड्स में बने रहकर आपको कोई एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं मिलेगी। वो सच्चाई को आपको एक टाइमली मैनर में समझकर ऐसे फंड से निकलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप बोलेंगे तो मैं कैटेगरी वाइज डिटेल में कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जिनसे आपको निकलना चाहिए फिर से एक वीडियो बना दूंगा। अभी मैं एग्जाम्पल के लिए आपको आइए 2-3 फंड्स दिखा देता हूँ जिनसे आपको निकलना बहुत ज़रूरी हो गया है। एग्जाम्पल के लिए मैं 2-3 फंड्स आपको बता देता हूँ। पहला है HDFC टॉप 100 फंड। आप ये लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। 3 सालों की रोलिंग रिटर्न पीरियड में आप देखेंगे बिल्कुल अच्छी रिटर्न नहीं है, ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहा है। ये जो ब्लू वाली लाइन है ये बेंचमार्क इंडेक्स की है और ये जो येलो वाली लाइन है ये इस फंड की है। तो आप देखेंगे बहुत ही इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इसकी चल रही है, अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। और दोस्तों बेंचमार्क को बीट ना करने के बावजूद भी इसकी एक्सपेंस रेशो आप देखिए 1.17% की, इसकी एसेट अंडर मैनेजमेंट देखिए 20,000 करोड़ की। तो ऐसे फंड से आप लॉन्ग टर्म में टिके भी रहेंगे तो एक्सपेंस रेशो इतनी ज़्यादा है कि आपको लॉन्ग टर्म में मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो ऐसे कुछ फंड्स हैं जिनसे आप क्विकली निकल सकते हैं। अगला फंड दोस्तों जो लगभग हर इन्वेस्टर मेरे से पूछता है, ABSL टैक्स रिलीफ 96। काफ़ी बार मैं आपको बता चुका हूँ, आज फिर से आपको बता रहा हूँ। अगर आप इस फंड में बने हुए हैं तो आप रिटर्न इसकी देखिए, 3 सालों की रोलिंग पीरियड की रिटर्न है ये। इस फंड ने 10% की रिटर्न दी है, वहीं इसके जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसने 18% की रिटर्न दी है। यानी कि आधी रिटर्न इसने लगभग अपने बेंचमार्क इंडेक्स से जनरेट करके दी है 3 सालों में। बहुत ही खराब रिटर्न्स है, आसपास भी नहीं है अच्छी रिटर्न्स। तो बहुत ही लंबे टाइम में बहुत खराब रिटर्न्स ये फंड लगातार दे रहा है। उसके बावजूद दोस्तों यहाँ पर इसकी एक्सपेंस रेशो देखिए 0.97% की, यानी कि लगभग 1% की एक्सपेंस रेशो इन्वेस्टर से चार्ज की जा रही है लगातार अंडर परफॉर्मेंस के बावजूद। तो काफ़ी खराब फंड है, काफ़ी खराब रिटर्न्स लगभग लंबे टाइम में दे रहा है। तो अगर आप इस फंड में बने हुए हैं तो बहुत ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि कब वो दिन आएगा जब ये फंड अच्छी रिटर्न देगा। इससे अच्छा है कि आप एक ऐसे फंड में इन्वेस्ट करें जो लगातार अच्छी रिटर्न्स पिछले 8-10 सालों से दे रहा है। हो सकता है वहां पर आपकी और अच्छी रिटर्न्स बन जाए। एक बेकार फंड्स के साथ इतने बहुत लंबे टाइम तक बने रहने का कोई फायदा नहीं है। देखिए 1-1.5 साल 2 साल का वेट कर सकते हैं आप, लेकिन जब कोई फंड 3 साल 5 साल तक परफॉर्म नहीं करता तो बेटर है एक अच्छे फंड में मूव आप हो जाए टाइम रहते। अब दोस्तों एक फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से ले लेते हैं, वो है एक कोटक फ्लेक्सी कैप फंड। 3 सालों की रोलिंग रिटर्न में अगर आप यहाँ पर रिटर्न देंगे तो इसकी जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसने 16.47% की रिटर्न दी है, वहीं इस फंड ने 16% के आसपास की रिटर्न दी है। तो ये फंड भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी लंबे टाइम में अगर आप देखेंगे बीट नहीं कर पा रहा है। इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट की अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो आप देखिए 37,000 करोड़ से ज्यादा का आपका इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट हो चुका है। तो बहुत ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका हो चुका है और उसके बाद भी ये बीट नहीं कर पा रहा है अपने बेंचमार्क इंडेक्स को। तो आने वाले टाइम में बहुत कम उम्मीद है कि 40-50 हजार करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट ये हैंडल कर पाएगा और अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पाएगा। तो दोस्तों ये 2-3 एग्जांपल मैंने यहाँ पर आपको देकर बताए हैं कि किन टाइप के फंड्स में आपको निकल जाना चाहिए। जो फंड्स लंबे टाइम में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहे और उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा हो चुका है और उनके एक्सपेंस रेशो भी ज्यादा है। तो ये कुछ 2-3 चीजों का कॉम्बिनेशन है जो आप ध्यान में रख के इन फंड से आप निकल सकते हैं। दोस्तों अच्छे फंड्स में एंटर करना जितना ज्यादा जरूरी है उतना ज्यादा जरूरी बुरे फंड से टाइम से निकलना भी है। यही कोशिश की है मैंने इस वीडियो में आपको बता पाने की कि कुछ फंड्स हैं जिनसे आपको टाइम रहते निकल जाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करने में। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है तो इसको लाइक करके मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।